अपवर्तनांकों में संबंध। मान के चलो ये कोई कांच का ब्लॉक है, यानी कि टुकड़ा है, और कैसा है, घनाभ के आकार का है। ठीक है, कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है। इधर जो माध्यम है वो क्या है, वायु यानी कि विरल, और ये क्या है, कांच यानी कि वायु के सापेक्ष ये क्या हो जाएगा, सघन। ठीक है, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। ये कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु है, और ये अविलंब है। ठीक है, प्रकाश किरणों को ऐसा जाना चाहिए, लेकिन ऐसी न जाकर वो क्या होती है, बताओ, अविलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुक जाती है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। इसे थोड़ा सा और ज्यादा झुका देते हैं। ठीक है, ये झुक जाती है। बताओ ये कौन सा कोण होता है, आपतन कोण यानी कि आई। ये कौन सा कोण होता है, अपवर्तन कोण यानी कि आर। फिर ये दूसरी सिचुएशन बनती है। ठीक है, तो बताओ अब क्या होगा, अब प्रकाश की किरण कहां से कहां की हो जाएगी। होता ये था कि अविलंब की ओर झुकती थी, कब, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती थी। अब सघन माध्यम से काय में जा रही है, विरल माध्यम में, तो कहां की ओर झुकेगी, अविलंब से दूर हटेगी, है ना। तो ये यहाँ समझ में आ गई बात। अब कंडीशन ये है, ये और ये दोनों अविलंब है कि नहीं है, दोनों अविलंब है, जो एक दूसरे के समांतर होंगी। कैसे होंगी, समांतर। और समांतर जब ये रेखा है तो यह है एकांतर अंतःकोण। सुने हैं मैथ में, कक्षा 8-9 में, एकांतर अंतःकोण से ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका क्या, आर। समझ में आ रही बात। ये जितना होगा उतना ही ये होगा, तो ये कोण जो हो जाएगा वो आपका क्या, आई। तो हम इसमें एक पॉइंट डालकर अपवर्तनांकों में संबंध, एक पॉइंट डालकर फिर इसमें हम हेडिंग बना लेंगे, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में तथा कांच से वायु में प्रवेश करती है तब। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण कैसे वायु से कांच तथा किससे, कांच से काय में वायु में प्रवेश करती है तब। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह देते हैं जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, काय में प्रवेश करती है, वायु से कांच में प्रवेश करती है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, काय के सापेक्ष, या कह सकते हो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। समझ में आया। तो अगर हम कहें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो n होता है, तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे, कल बताया था, वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को कैसे लिखेंगे, ANG। तो ये हो जाएगा बेटा ANG बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, साइन आई अपॉन के साइन आर, और ये हो गया समीकरण फर्स्ट। समझ में आ रही बात। जब यहाँ लिख देंगे जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, लिख लेंगे। अच्छा ये तो पता ही होगा तुम लोगों को, जहाँ पर लाइन खींच देते हैं उसका मतलब वहां पर थ्योरी लिखनी है ना, और क्या लिखनी है उसको आपको याद रखना है, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करे। अब यहाँ पे लिखेंगे
जब प्रकाश की किरण कैसे कांच से वायु में प्रवेश करती है। तो बताओ क्या हो जाएगा, GNA बराबर, अब बताओ क्या हो जाएगा, साइन R अपॉन के साइन I, और ये हो गया समीकरण सेकेंड। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, समीकरण फर्स्ट इंटू सेकेंड करने पर, मतलब समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से गुणा करने पर। तो देखो करो यहाँ पर गुणा क्या हो जाएगा बताओ, ANG और इंटू क्या हो जाएगा GNA बराबर यहाँ क्या हो जाएगा साइन I अपॉन के साइन R इंटू क्या हो जाएगा साइन R अपॉन के साइन I। समझ में आई, साइन I से साइन I कैंसिल, साइन R से साइन R कैंसिल। अब यहाँ पर बचा क्या, ANG इंटू GNA और बराबर कितना 0, 1 0 होगा कि 1 होगा, 1 होगा। समझ में आ रही बात। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि हम आपसे पूछें ANG बराबर तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन के GNA। क्लियर बात, ये तो ये फॉर्मूला निकल के आया ANG बराबर 1 अपॉन के GNA। इसका मतलब ये जब भी कभी ANG को हमें पलट के लिखना होगा तो 1 अपॉन में लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे 1 अपॉन, जैसे ANG को GNA बनाना है तो कैसे करेंगे 1 अपॉन के GNA लिख लेंगे। या फिर यहाँ पर GNA लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है GNA लिखा है तो 1 अपॉन के ANG हो जाएगा। बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर एक ही जगह हम कर लेंगे B पॉइंट, है ना, क्या करेंगे एक ही जगह B। और जब प्रकाश की किरण वायु से कांच तथा कांच से जल, कांच से जल में और जब प्रकाश की किरण वायु से जल में, ऐसा लिखेंगे किससे, जब प्रकाश की किरण वायु से जल में और जल से कांच में और कांच से, और जब प्रकाश की किरण वायु से जल में, जल से कांच में और कांच से वायु में प्रवेश करती है। इतनी सी बात। समझ में आ गई बात। जब प्रकाश की किरण इसमें वायु से जल में, जल से कांच में और कांच से वायु में प्रवेश करती है तो ये वायु था, है ना, और ये क्या था कांच, और इसे कांच ना कह के हम कह देते हैं, इसे बना देते हैं क्या जल। ठीक है, यहाँ पर क्या है जल, और जल के बाद ठीक है, और ये हो गया आपका क्या कांच। सुनो ध्यान से, तो हम पहले तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लिखी थे कि पूछते हो जब प्रकाश की किरण, किससे, जब प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करती है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं वायु से किसमें, जल में। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, AN वायु के सापेक्ष काय का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ANW, यहाँ पर क्या हो जाएगा
साइन आई अपॉन के साइन आर, और ये समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत परेशानी? अब इसके बाद ये प्रकाश की यहाँ पर हम ये खींच लेते हैं, क्या है ये बताओ, अभिलंब, और इसको जाना चाहिए था कैसा, ऐसा, ना जाके ये हल्की सी कहाँ की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो बताओ ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला कोण आर हो जाएगा, ये वाला कोण इसे हम कह देते हैं ये हो जाएगा आपका आर डैश। क्या हो जाएगा, आर डैश, क्योंकि ये तो नया बनेगा इसके लिए। ठीक है, इस किरण को जो है ऐसे, तो ये कोण जो हो गया है वो आपका कौन सा है, आर डैश। फिर यहाँ पर अभिलंब खींच लेते हैं, तो बताओ ये कोण कितना हो जाएगा। अब इसे जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या होगा, अभिलंब से दूर रहेगी। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? तो अब बताओ ये वाला कोण तो हो जाएगा कौन सा, आर डैश, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, इसी के बराबर। समझे, क्योंकि वो वायु में बाहर निकले तो इसके बराबर। तो अब बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, दूसरे स्टेप में, जब प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश करती है तब। समझ में आ रही है? क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण किससे, जल से कांच में प्रवेश करती है। तो जल किससे कांच में, WNG हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन और अपॉन के साइन आर डैश, ये हो गया समीकरण से। अब बताओ यहाँ पर फिर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बताओ, जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तब। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, GNA बराबर साइन, बताओ क्या हो जाएगा, आर डैश अपॉन के साइन आई, ये समीकरण। क्लियर? यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड करने, पहले इन तीनों को हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, ANW इंटू क्या हो जाएगा, WNG इंटू क्या हो जाएगा, GNA, है ना, और बराबर के निशान याद रख देते हैं। ठीक है, तो जी क्या हो जाएगा बताओ, साइन आई अपॉन के साइन, और हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, इनसे साइन आर अपॉन के साइन आर डैश, इंटू तीसरे में क्या हो जाएगा, साइन आर डैश अपॉन के साइन आई। देखो साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आर डैश से साइन आर डैश कैंसिल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ANW और क्या WNG और क्या GNA बराबर 1। इसी को याद रखना है। बताओ याद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? इसे याद करना आसान होता है, बल्कि एक फॉर्मूला और बनाना चाहे तो हम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बताओ, अगर पूछा जाए WNG बराबर तो 1 अपॉन के बताओ क्या हो जाएगा, ANW और क्या हो जाएगा, GNA। ठीक है, इसे थोड़ा ठीक से लिखें तो GNA ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, GNA ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। अरे बेटा अभी हाल जस्ट पढ़ाया था, GNA को ऊपर ले जाएंगे तो ANG हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ANG। अगर सीधे सीधे ले जाओगे तो उस पर घात माइनस से आएंगे, है ना। तो जी क्या हो जाएगा बताओ, WNG बराबर ANG अपॉन के ANW। एक फॉर्मूला एक और बन जाता है। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी नोट कर पाएंगे, कर लो, हटाएं।
ये मान के चलो क्या है, कांच का कोई एक टुकड़ा है, ठीक है। तो कोई प्रकाश की किरण है, क्या है, प्रकाश की किरण कांच से काय में प्रवेश कर रही है, इधर साइड वायु, तो इसे बताओ, अब ये अविलंब की ओर हटेगी कि अविलंब से दूर हटेगी? दूर हटेगी। तो एक सिचुएशंस में ये कुछ ऐसी जाएगी, समझ में आ रही हो? हम एक काम कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा और झुका देते हैं, ठीक है, मतलब कि ये यहाँ से गिरा रहे थे, इसको हमने थोड़ा और झुका दिया, जैसे ही इसको और झुकाया तो फिर ये किरण ऐसी चली गई, समझ में आ रही है? बताओ ये क्या होता है? आपतन कोण आई। ये क्या होता है? अपवर्तन कोण। नेक्स्ट हेडिंग जो पढ़नी है वो आपको क्या पढ़नी है? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो अब कंडीशंस ये है कि ये जो है, जब ये यहाँ पर 90 अंश बन जाता है तो ये क्रांतिक कोण कहलाता है, समझ में आ रही बात? जब यहाँ पर ये 90 अंश बनेगा उस स्थिति में ये क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण। बताओ परिभाषा क्लियर? क्या ये कौन सा कोण है? आपतन कोण है। काय में बन रहा है? सघन माध्यम बन रहा है, तो सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण। सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्लियर? क्या सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्रांतिक कोण को कैसे? C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है प्रकाश की किरण है और ये इस सिचुएशन में यहाँ की ओर चली जाए। बताओ परिभाषा क्लियर? लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे? सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांतिक। क्लियर? लिख पाएंगे? लिख लो। नहीं अभी नहीं होगा, लिखो परिभाषा। क्रांतिक कोण है ना, लो और लिखो। बोलो, लिखो सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान, विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। 90 अंश को समकोण भी कहते हैं, चाहे ऐसा लिख दो समकोण होता है या 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है।
क्रांतिक कोण कहलाता। पैराग्राफ चेंज कर लिखो, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। अब देखना ये, तो बेटा बताओ, यहाँ पर क्रांतिक कोण के लिए जो होता है वो आई बराबर क्या हो जाता है, सी हो जाता नहीं हो जाता, और आर बराबर कितना हो जाता है, 90। तो बताओ एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन के साइन आर, होता है ना होता है। तो एन बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या, साइन सी अपॉन के साइन 90। अब ये कौन सी सिचुएशन से, प्रकाश किरण किससे किस में जा रही है, वायु से, कांच से वायु। तो इसका मतलब होता है GNA। क्या है ये, GNA। क्या है ये, GNA। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, GNA बराबर साइन सी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब GNA को हमें क्या करना है, 1 अपॉन के ANG, है ना। GNA बराबर होता है, जी आपने पढ़ा है ये नहीं पढ़ा है, GNA बराबर 1 अपॉन के ANG, या ANG बराबर 1 अपॉन के G। यहाँ पर हो जाएगा जी क्या, साइन सी। यदि आपसे पूछा जाए काय के बराबर, ANG बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन के साइन सी। समझ में आ रही होगी, कहीं कहीं पर एन बराबर लिखा होगा आपका 1 अपॉन के साइन सी। इसका मतलब भी यही है, क्या है, जहां एन एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। बात समझ में आ गई, बस इतना नोट कर लीजिएगा। तो ये क्रांतिक कोण का, हटाए इसे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनानी है आपको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट हेडिंग बनाना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सुनो ध्यान से, ये किरण जितनी भी थी, मन हुआ इसको और झुका दूं, ठीक है। इसकी तुलना में अब इसको हमने क्या कर दिया, और झुकाया। तो ये क्या है, अभिलंब है। अब ये प्रकाश की किरण यहाँ पर से 90 अंश की कोण पर जा रही थी, अब ये यहाँ पर न जाकर यहाँ पर चली जाती है। समझ में आ रही बात। जब ये यहाँ पर चली जाती है तो ये घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात समझ में आई। तो ये क्या है घटना बताओ, यहाँ पर है अपवर्तन, यहाँ पर क्या है क्रांतिक, और यहाँ पर क्या है आंतरिक परावर्तन। अब बताओ कैसे कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी अधिक कर देने पर अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। यह घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। बात समझ आ गई क्या। सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी अधिक कर देने पर प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। क्लियर, सुनाओ।
सुनो एक बार और ध्यान से। सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी अधिक कर देने पर प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। लिख लेंगे, बोलने पड़े, लिखो लिखो। अच्छा, सघन माध्यम में बने हेडिंग का लिखिए बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बना ली हेडिंग, लिखो सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी अधिक कर देने पर प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक है, अब ये चित्र बना लीजिएगा और बस आज टाइम हो गया क्या? बस आज के लिए इतना ही काफी है। बकाया नेक्स्ट टाइम पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।